सत्र समर्पित है और खास करके हम लोग इसकी चर्चा स्कॉलास्टिक जो हमारी एक्टिविटीज है इसका इंटीग्रल पार्ट विद्यालय के स्टेक होल्डर्स में खास करके जो फर्स्ट स्टेक होल्डर जो हमारे बच्चे हैं वो और फिर उनसे जुड़े हम सभी आचार्य जी, शिक्षक, और देखा जाए तो विद्यालय की व्यवस्था से जुड़े जो नॉन टीचिंग है वो भी कहीं ना कहीं प्रकारांतर से इसमें शामिल है। तो पूरा हमारा जो पेडागोजिकल प्लान है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक इस विषय की गंभीरता को हम लोग ठीक से समझेंगे नहीं। इसलिए संयोग से हम सब लोग जिस संगठन के विद्यालय से जुड़े हैं हम लोगों को तो इस बात की सहूलियत भी है, हमें मालूम है कि अपने यहाँ अपनी योजना में 5 आधारभूत विषयों का समावेशन भी किया गया है और इसका लाभ ये है कि हमें उसकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का भी हमें बोध है। इस प्रसंग में हम लोगों ने अपनी पेडागोजिकल प्लान में हमने जाना है कि हम बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं जिसमें उनके 5 कोशों के विकास की बात करते हैं, उनके शारीरिक विकास की बात करते हैं, उनके प्राणिक विकास की बात करते हैं, उनके मानसिक विकास का भी लक्ष्य लेते हैं, बौद्धिक विकास के लिए भी चिंतित है, आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें विकसित करना चाहते हैं। तो इन 5 चीजों को संबंध अपनी अवधारणा में है कि आत्मा जो है वो 5 कोशों से आवृत है, जिसमें जो बाहर का जो कोश है वो अन्नमय कोश है, जिसके विकास के लिए हम लोगों ने ठीक ठाक रखने के लिए शारीरिक शिक्षा को इम्प्लीमेंट किया है। उसके भीतर में हमारा प्राणमय कोश है, उसको ठीक रखने के लिए अपनी पेडागोजी में योग शिक्षा को इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद उसके भीतर में मनोमय कोश, उसके लिए अपनी योजना में संगीत शिक्षा को हम लोगों ने शामिल किया है। उसके भीतर योग शिक्षा उसके भीतर जो हमारा विज्ञानमय कोश है उसको लेकर के अपनी योजना में संस्कृत शिक्षा को हम लोगों ने शामिल किया है। विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश के निमित्त हम लोगों ने नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की पूरी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या विकसित करके रखी है, उसको ध्यान में रखते हैं। हम लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य का विषय कभी उस दृष्टि से रहा नहीं, और शायद इसलिए नहीं रहा कि हम लोगों ने इसकी पूरी रचना इस प्रकार से की है कि शायद इस प्रकार के कोई लक्षण अपने परिसर में नजर आए नहीं। लेकिन जब कोविड का कालखंड हम लोग देखते हैं तो ये बच्चे भी डिप्रेशन में गए, पेरेंट्स भी गए, हमारे आचार्य जी भी गए, समाज का एक बहुत बड़ा संवर्ग भी डिप्रेशन में गया। इस विषय की प्रासंगिकता समझ में आती है और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मन को समझें। दरअसल विद्यालय वह स्थान है जहाँ राष्ट्र के समुज्वल भविष्य की अनंत संभावनाओं के पुंज
शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का निर्माण किया जाता है। यह कार्य बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अनगढ़ शिक्षार्थियों को सुगढ़ शिष्यों के रूप में, स्वस्थ नागरिकों के रूप में रूपांतरित करने का जो दायित्व है वो एक कुशल शिक्षक को ही दिया जाता है, और इसलिए उस कुशल शिक्षक को इसका ज्ञान होना चाहिए, उसका ये लक्ष्य पूरा कैसे, इसलिए उसको ये प्रशिक्षण के दरमियान समझाया भी जाता है कि वो जहाँ पर टीएलपी प्रोसेस हो रहा होगा, जिसकी जहाँ पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जारी होगी, वहाँ पर वो इस बात को सुनिश्चित करे कि वातावरण बहुत संस्कारक्षम और बहुत ही प्रोडक्टिव, क्रिएटिव। अभी सूचना संचार तकनीक का दौर है, आईसीटी का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। समूची दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। बुद्धिवाद को काफी प्रोत्साहन मिला है, लोग बहुत होशियार हो गए हैं। इस प्रकार से ये जो यंत्र युग है, कल युग है, इसमें कहीं न कहीं हम भी यंत्रवत होके रह गए हैं और हम लोग प्रकृति से काफी दूर होते चले जा रहे हैं। और यह दूरी जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही बीमार होता जा रहा है आज का आधुनिक मानव, जो वर्तमान सदी का एक बहुत ही दुखद पक्ष है। और इस स्थिति में मनुष्य के जीवन से उल्लास के अंतः स्रोत जो है वो सूखते चले जा रहे हैं, ये सामने बात आ रही है। और यही वजह है कि आज विद्यापीठों की, स्कूल्स की, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज की, जितने भी एकेडमीज हैं किसी भी स्तर के, उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की सोसाइटी को दिशा बोध देने के लिए होते हैं और समाज को संभालने के लिए उसका एक बेस्ट नर्वस सिस्टम ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारे विद्या मंदिर, शिशु वाटिका सब होते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई और यही वजह है कि सीबीएसई ने हाल के वर्षों में विद्यालयों को एंगर फ्री जोन के रूप में संस्थापित करने पर बल दिया है। हैप्पी टीचर्स मेक हैप्पी क्लासरूम्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट तरीके टॉपिक्स को लेकर वेबिनार हम लोगों ने अटेंड किए हैं और इसका सार तत्व संक्षेप में यही आता है, निचोड़ यही निकलता है, हम कुछ ऐसा करें कि हमारा परिसर इतना स्वस्थ रहे, इसमें पल रहे हमारे भैया बहन, विकसित हो रहे हमारे भैया बहन, और हम भी बिल्कुल ठीक ढंग से विकसित हों, अपने कार्य को गति दे सके। इसलिए प्रकारांतर से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करने की महती आवश्यकता है, यह महसूस की जाती है। आज का यह जो सत्र है प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, इसीलिए इसी विषय को लेकर के है। हम लोग देखते हैं कि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमारा मन बेचैन है, दुखी है, अनियंत्रित क्रोध से भरा हुआ है, अथवा एकांत में रहने की इच्छुक है, चिंताग्रस्त है, अज्ञात भय से ग्रस्त है, रात भर चिंता से नींद नहीं आ रही है, भूख प्यास सब प्रभावित हो चुके हैं, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मन के डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, ख्याल भी नहीं आता, कभी गए नहीं। यही हालत एक बच्चे के साथ, हमारे किसी सहयोगी के साथ है, अथवा अपने घर में ही है, तो हम किसी मनोचिकित्सक से उसके बारे में परामर्श लेने की जरूरत नहीं समझते। ये निकेन प्रकारेण उसे इस स्थिति से निकालने की कोशिश नहीं करते और हम प्राय उसको उसी हाल पर वैसे ही छोड़ देते हैं। आज का विषय इसी को लेकर के है।
वस्तुतः जो मन की बात है तो और मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है। एक शब्द है क्योंकि स्वस्थ स्वास्थ्य जो शब्द बना है वो स्वस्थ से बना हुआ है, और स्वस्थ शब्द जो है उसके शाब्दिक अर्थ में अगर हम प्रवेश करते हैं ठीक से, तो आत्मा जब स्व में स्थित होती है तो उसको स्वस्थ कहा जाता है। तो आत्मा स्व में स्थित तब होगी जब ये पांचों कोष अपने प्रॉपर फंक्शनिंग में होते हुए प्रॉपर हार्मोनी में होंगे, समन्वय में होंगे। और आज उसी में से एक केवल मनोमय कोष से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं इस सेशन में। और ये देख रहे हैं ये जो कोष है ये मिडिल में है। ये पहले अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, तब मनोमय कोष, तब विज्ञानमय कोष, तब आनंदमय कोष, बीच में ये कोष है। ये जो मेंटल शीट है सोल का मिडिल में है, ये बाकी चारों को भी प्रभावित करता है, चारों से भी यह प्रभावित होता है। और यही वजह है कि हम लोगों ने साउंड माइंड साउंड बॉडी की भी इस तरह के कोटेशन की भी चर्चा हम लोग करते हैं। और मन के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तेज गति से चलता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मन की इच्छा होगी अभी बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाए या ब्रह्मांड के किसी गैलेक्सी में पहुंच जाए, तो सोचा नहीं कि मन वहां पहुंच जाता है। इतना तेज गति से मन भागता है। फास्टेस्ट मूविंग थिंग में लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग, लेकिन मन का वेग बहुत बहुत है। और इतना गतिशील मन को नियंत्रित कर पाना असंभव है। इसीलिए अब तक के ऋषियों ने, मनुष्यों ने मनोनिग्रह के बड़े सरल उपायों की खोज की थी, अनुसंधान किया था, तरीके निकाले थे। क्योंकि अगर नहीं निकाला गया होता, नहीं निकाला जाए, नहीं इस पर ध्यान दिया जाए, तो अनकंट्रोल्ड माइंड एक्सीडेंट कराएगा ही कराएगा। हम चैन से नहीं रह सकते। हम स्क्रीन शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? थोड़ा सा देख रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तकनीकी समस्या आ रही है, नेट का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अच्छा, तकनीकी व्यवधान है, माइक्रोसॉफ्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसा आ गया है। ठीक है, हम विषय को लेते हैं और आपके लिए हम सारा कुछ भेज देंगे आप। तो सर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सॉरी हाँ टू जी। इंटरप्ट यू, अगर तो आप मुझे मेल कर दें, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दूंगा जब आप स्लाइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम शेयर ठीक। अच्छा, हम इसको कर ही देते हैं, अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। चैट बॉक्स में मैं अभी जो है ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आपका ईमेल आईडी तो है ही हमारे पास जी, ओके ठीक। अच्छा, ऐसा करते हैं कि फिर हमको उसमें टाइम लगेगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे जितने लोग जुड़े हैं सब तक वो पूरा लिटरेचर पहुंच जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको। आपके माध्यम से उनका पूरा टेक्स्ट मैटर भी पहुंच जाएगा। मूल रूप से ध्यान देने की बात है, थोड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल। तो मैं इस विषय को रख रहा हूँ, चिंता न करें। तो मेंटल हेल्थ प्रमोट करने को लेकर के हमने जो अपने हिस्से में हम लोग जो करणीय कार्य जो हम लोग कर सकते हैं, हमें लगता है कि हमें करना ही चाहिए और हमारे लिए बड़ा सुगम भी है। हमने इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया है। तो शुरुआत अपने से इसलिए कर रहे हैं कि हम में से हर एक किसी को अपने कार्य क्षेत्र में इस मानसिक स्वास्थ्य का परिचय देते हुए उपस्थित होना पड़ता है। और इसलिए दूसरे की चिंता हम बाद में करते हैं, पहले हम खुद की चिंता करते हैं कि क्या हम मानसिक रूप से किस हद तक स्वस्थ हैं और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करें। तो एक शेर है कि हमसे है जमाना,
जमाने से हम नहीं। तो यही वजह है कि मैं प्रथमतः, हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है। तो पहली बात है कि हम लोग अपना जो रूटीन है ठीक रखें, समय प्रबंधन करें, वेल डिफाइंड हमारी रूटीन, सुपरिभाषित दिनचर्या का अनुपालन हम ठीक से करें, ये जरूरी है। और हमारी दिनचर्या जैसे हो तैसे नहीं होगी, हमारे जीवन की गतिविधियों को लेकर होगी, लेकिन जो भी होगा उसको हम लोग ध्यान में रखें। दूसरा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ऋतु अनुकूल आहार विहार, जिस सीजन में जो चीज खाना पीना चाहिए वो खाना पीना चाहिए, और जितना श्रम संतुलन शारीरिक और मानसिक, इसको ध्यान में रखना चाहिए, और इसको ऐसा करके अपनी रूटीन का पालन करना चाहिए। दूसरी बात है कि मेंटल डाइट पर भी ध्यान दें। शरीर के पोषण के लिए पोषण का उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि सब तो लेते ही हैं, लेकिन मन के स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, उसके लिए कौन सा डाइट है, उसके लिए हमको वो सारे विचार, क्योंकि मन का डाइट है वो विचार, इससे लेकर के हमको ताकत मिलती है, मन को ताकत मिलती है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले जो विचार हैं वो जिस स्रोत से मिलते हैं उसको लेना, वो हमारा मेंटल डाइट है। इसलिए प्राणवान लोगों की संगति करना, संत महात्माओं, कर्मयोगियों की संगति करना, इनके साथ जुड़े रहने से इनका ऑरा का प्रभाव ऐसा रहता है कि हम लोग एनर्जाइज होते हैं, वाइटलाइज होते हैं, बहुत लाभ मिलता है। तीसरी बात है कि अतिवाद से बचे, कुछ भी अति नहीं करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, इसको हम लोग ध्यान में रखें। और कमल के पत्ते पर जल किस तरीके से स्थित होता है, आपने देखा होगा कि नॉन अटैच्ड रहता है, तो उसी तरीके से जीवन में अपना जीवन उसी तरीके से जीना चाहिए, बिल्कुल अनासक्त जीवन। अभी अनासक्त होने का मतलब ये नहीं कि हम ड्यूटी पर ध्यान नहीं दें, हम इस स्कूल में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का फंक्शनल रोल मिला है, उस फंक्शनल रोल को हम इतनी प्रामाणिकता से करेंगे कि ये सोचेंगे कि अगर हम नहीं रहेंगे तो काम नहीं। लेकिन अगर संगठन की योजना के हिसाब से अभी यहाँ से कहीं अन्यत्र ट्रांसफर की बात हो, किसी दूसरे दायित्व को अगर हमको अचानक शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहाँ हम पेन से भर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत पूछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और बिल्कुल इस प्रकार का जो नॉन अटैच्ड बिहेवियर पैटर्न है, इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसलिए संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने में मत रखिए, इस पर चिंतन कीजिएगा। बहुत बड़ी बात कही गई है। आज का दिन अच्छा बीता, इसका सारा श्रेय अपने साथ जो दिव्यात्माएं हमारे साथ मौजूद हैं उनको दीजिए, क्योंकि मैं यदि खुश हूँ, मैं यदि प्रसन्नचित्त हूँ, मैं किसी कष्ट में नहीं हूँ, इसका सारा क्रेडिट मुझको नहीं जाता है। न जाने कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो मैं यहाँ खुशहाल हूँ। इसलिए अहोभाव कृतज्ञता का ज्ञापन करना चाहिए। ये बात है कि अतीत और भविष्य प्रायः देखने में आता है कि लोग इसी दोनों में जीते हैं। हम ये थे, वो थे, हम ये नहीं कर सके, पता नहीं कल क्या होगा। इन दोनों में जीने का अभ्यास छोड़ दीजिए और वर्तमान में 100% रहिए। जैसे अगर अभी हम लोग इस सेशन में हैं, तो वर्तमान में 100% जीने का अभिप्राय है कि जहां जब जिस उद्देश्य से, जिस कार्य को लेकर है, पूरे मन से वहीं रहिए। सदैव याद रखें हम कि जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, किंतु जीवन की सरिता बहती रहती है, जीवन का नाश नहीं होता है, हम अमर हैं, क्योंकि शिवोहम शिवोहम। प्रकृति के गोद में कुछ समय बिताने का अवसर निकालना चाहिए जब मौका मिले, और बेशर्त खुश रहने का अभ्यास विकसित करना चाहिए, क्योंकि खुशी के जितने सारे स्रोत हैं वो हमारे भीतर ही है।
बाहर किसी व्यक्ति से मिलने वाला नहीं है और किसी वस्तु से नहीं मिलने वाला है। और यही वजह है कि स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने भी कहा था, यू कैन कन्वर्ट पेन इनटू प्लेजर एंड प्लेजर इनटू पेन बाय चेंजिंग योर मेंटल एटीट्यूड। और हमें से कई लोग लंबे अरसे से शिक्षण कार्य में लगे हैं, सीसीई का दौर था, तो उनको ध्यान में होगा, हम लोग बच्चों का असेसमेंट करते थे तो एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोग्राम, ऐसे करके बहुत सारे पैरामीटर्स रूब्रिक्स उसको फुलफिल किया करते थे हम। इस एटीट्यूड को बड़ा ठीक से समझना चाहिए। एक एक शब्द काफी विमर्श के लिए समय मांगता है। आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं, विद्वान की इशारा काफी है, मैं केवल इशारा कर रहा हूँ। आप सभी विद्वान लोगों से आग्रह है कि एक एक शब्द को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपस में चर्चा करें। अगली बात यह है कि हमें याद रखना चाहिए कि हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र। ये बात गीता में भी आई है, सिया राम मैं सब जग जानी, ध्यान में होगा हम सबको। तो फिर नफरत किससे किया जाए? नेकी कर दरिया में डाल। सतर्क रहना है धोखा ना खाने के लिए, लेकिन अगर धोखा खा भी जाए तो दिल पर मत कीजिए, आप धोखा मत दीजिए किसी को। और आप किसी से द्वेष मत कीजिए। नफरत के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, मत दुखाइए दिल किसी का। किसी को भी कष्ट पहुंचा करके आप सुखी नहीं रह सकते। ये बिल्कुल न्यूटन्स थर्ड लॉ जीवन में भी लागू होता है, चाहे व्यक्तिगत हो या संगठनिक हो। ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम लोग प्रतिदिन दीप मंत्र में द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा पासवर्ड है मेंटल हेल्थ का, लेना चाहिए। मजबूरी हो जाए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कुलस्यार्थ तो ये तक हम सब बात आती है, बावजूद इसके बहुत, मुझे भगवान न करे किसी के साथ हम में से किसी को ऐसा कुछ करना पड़े, परिस्थिति विशेष में अपने शत्रु का वध कीजिए पर हत्या कभी नहीं की उसकी भूल करके। इस वाक्य को चिंतन कीजिएगा। दूसरी बात है कि हंसने के लिए बहाने ढूंढ, क्योंकि आप जितनी मात्रा में हंसते हैं उसी मात्रा में हम सभी मनुष्य हैं, क्योंकि पशु हंसता नहीं है। और हंसने का काम बंद हो गया हो तो समझना चाहिए कि मनुष्य से पशु होने की प्रक्रिया में हम प्रवेश कर गए। गहरे अवसाद से निवृत्ति पाने के लिए अनुलोम विलोम सरीखे प्राणायाम, धीमी गति से गहरी सांस लेने छोड़ने का ये फूल सभी प्रैक्टिस काफी रिवार्डिंग साबित होता है, करना चाहिए। दूसरी बात है कि हर वो काम, हर वो संगति जो कि जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाती है उसको एक्सेप्ट करना, और जो जीवन को नीचे की ओर ले जा रही हो उसका परित्याग करना, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए दो शब्द याद रखना है, हम श्रेय मार्गी बने, प्रिय मार्गी नहीं। श्रेय का साधन करने में कठिनाइयां प्रारंभ में दिखती हैं, लेकिन परिणाम अच्छा आता है। और प्रिय मार्गी होने का दुष्परिणाम ठीक नहीं होता, हम सभी जानते हैं। अगली बात है कि अपने अंदर के भगवान को मजबूत कीजिए। गॉड का, ईश्वर का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो है कि विल पावर। इसीलिए हम अपने अंदर के विल पावर को बढ़ाएं। विल पावर ही भगवान होते हैं, इस रूप में इसको समझें। और चूंकि हम लोग भगवान के बेटे बेटी हैं तो हमारा कैरेक्टर उसके जैसा, भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप, तो हमारी भी मूल प्रकृति वैसी ही है। मुंह लटका कर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, इसका मतलब है कि परम पिता परमात्मा का घोर अपमान कर रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए अंतिम बात मुझे लग रहा है कि इस कड़ी में ये है कि हम सब कौशल संपन्न बने
क्योंकि स्किल को ही हम लोग सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, लक्ष्मी आती है, धनागम होता है। यही हमको स्किल को जब एक्सचेंज करते हैं तो अर्थ साधन, जीविकोपार्जन की संभावनाएं विकसित होती हैं। अर्थ प्रबंधन के गुर समझें, स्किल डेवलप करें, अपने आप को एम्पावर करें, क्योंकि संसार में जीवित रहने के लिए वित्त भी आवश्यक है। किंतु ध्यान में रखना है कि पैसे के पीछे इतना न भागा जाए कि हम स्व से ही दूर हो जाए। ये बड़ी पते की बात है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तनाव को रखें दूर, जिंदगी जिए भरपूर। अब पता कीजिए कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। इतनी सारी बातें स्व के लिए हमने रखी है। अब जिस कार्य क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, आचार्य जी होने के नाते भैया बहनों के साथ क्लासरूम में जुड़ते हैं, या फिर हमारे कलीग्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो वहां फिर या घर में ही होते हैं तो अपने से थोड़ा उठे, थोड़ा अपने परिवार की चिंता करें, अपने कार्यस्थल की भी चिंता करें। इस दृष्टि से तो थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है अपने भैया बहनों के साथ भी, अपने सहयोगियों के साथ भी। हालचाल पूछिए, जो भी बन पड़े उनके लिए कीजिए। उनके एहसास होना चाहिए कि वो आपके द्वारा नोटिस किए जाते हैं। समझाइए उनको, कोई अगर दुख में है तो उनको बताइए। संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट है। जब सुख परमानेंट नहीं तो दुख कैसे परमानेंट हो सकता है? तो ये समझाइए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। छोटी छोटी खुशियों के पल सृजित करें और उसको सेलिब्रेट करें। इसके लिए जो भी मोमेंट्स हम तलाश सकते हो किसी के लिए, वो करें। सामूहिक भजन, भोजन, एक्सकर्शन, देश दर्शन, पिकनिक का प्रोग्राम, ये सब कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हैं जिनके माध्यम से ऐसे अवसर तलाश करके हम अवसाद को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। अपनों का केयर करें। उनको ध्यान में आता है कि डॉक्टर रीता भार्गव CUHDL से जुड़ी थी रिसोर्स पर्सन के रूप में, हम सब लोगों ने अटेंड भी किया होगा। तो उन्होंने मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए केयर एक्रोनिम का एक्सप्लेनेशन दिया था। केयर, CARE, केयर। इसमें सी का अर्थ था कि क्रिएट अवेयरनेस। सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। खास करके बच्चों के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, या अपने लिए भी बात कर रहे हैं, किसी के लिए भी बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहिए। केयर का जो अगला लेटर है A, उससे उनका आशय था कि एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का जो महत्व है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसको संबोधन किया जाना, इस पर चर्चा होनी चाहिए। केयर का जो अगला तीसरा जो अक्षर है R, उसका था कि रीडिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेक होल्डर्स। हम सभी तो हितधारक हैं, समिति के सदस्य हितधारक हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हितधारक है, पेरेंट्स भी हितधारक हैं। तो ये सब लोग, हम लोग खासकर बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने की दृष्टि से, या जितने भी हम लोग कहीं भी इंटरेक्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, एक दूसरे को के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल करने के लिए अपनी अपनी जो जिम्मेदारी वो समझे। समिति अपना काम करे, प्रधानाचार्य अपना काम करें, आचार्य जी अपना काम ठीक से करें, भैया बहन ठीक से काम करें। और इसके लिए तो वेल डिफाइंड आचार संहिता है, उसका अनुपालन करें तो हो जाएगा। और अंत में ई का था कि एलुसिडेट इनोवेटिव वेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग। और स्कूल में इस तरह के मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में जो कुछ भी किया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, स्थान विशेष की परिस्थिति के हिसाब से वो वहां पर विद्वान लोग निर्णय ले सकते हैं, और उसके लिए वो काम किया जाना चाहिए। बहाने ढूंढे जाए कि किस प्रकार से सभी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, सभी उल्लसित रहें। इसलिए आवश्यकता हो तो हर स्टेक होल्डर के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार करना चाहिए, या उनका प्रशिक्षण भी करना चाहिए, ताकि उनका अपना फंक्शनल रोल समझ में आए और स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न के लिए वो तैयार हो, ताकि
जो ये कोऑर्डिनेशन, वो जो हार्मोनी है वो डिस्टर्ब। अब विद्यालयों में शिक्षकों आचार्यों की खुशहाली, अन्य सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों की खुशहाली बहुत आवश्यक है। मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए एक स्वस्थ विकासोन्मुखी कार्य संस्कृति अपरिहार्य, जिसकी संस्थापना का दायित्व प्रबंधकारिणी समिति के साथ मिलकर प्रधानाचार्य का होता है। तो प्रधानाचार्य यथासंभव कोशिश करते ही है, और इस कोशिश को और कितना एनहांस कर सकते हैं आज के सेशन में हम लोग स्वयं को ही याद दिला रहे हैं। दूसरा है कि कार्यकर्ताओं के सुनियोजन, क्योंकि हम लोगों ने एक मंत्र पढ़ा था कि न मंत्रम अक्षरम नास्ति वाला श्लोक हम सबको ध्यान में होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अयोग्य है, अयोग्य पुरुषो नास्ति, है ना, जो एक तत्व दुर्लभ की उसको अवगत है। तो कार्यकर्ताओं का सुनियोजन, उनका विहित प्रशिक्षण के द्वारा उनका कौशल विकास और उनका सशक्तिकरण, जैसे भी अभी हम लोग एक दूसरे को एम्पावर करने के सेशन में जुड़े हुए हैं, तो ये भी है। प्रत्येक कार्यकर्ता के भविष्य की सुरक्षा का क्या, मैंने इंश्योरेंस ऑफ लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ कार्यस्थल पर, लेकिन किंतु संस्थान की शर्तों पर। अभी नहीं कि विद्यालय की व्यवस्था बिगड़ जाए और व्यक्ति को हम बहुत मैंने ध्यान देने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। संगठन की शर्तों के अनुरूप सेवा की, हालांकि आचार्य नियमावली डिफाइन रहती ही है, तो उसको ध्यान में रख करके व्यक्ति के वास्तविक उसके सुरक्षित भविष्य की चिंता की जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, है ना। अब होता क्या है कि यद्यपि कि संगठन में वो सारी चीजें हैं नियमावली में, लेकिन कई बार हम आत्मविस्मृत होते हैं, कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो आचार्य जी प्रधानाचार्य से, भैया बहन आचार्य जी के साथ, पेरेंट भी स्कूल सिस्टम के साथ, ये सब कई बार कुछ गलतफहमियां पाल लेते हैं, लगता है कि उनके हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, मिलना है, बैठना है, संवाद स्थापित करना है, समस्याएं सब्लिमेट हो जाएंगी। इसलिए संस्थान के प्रत्येक हितधारक को, बहुत इंपॉर्टेंट बात की चर्चा की जा रही है, संस्थान के प्रत्येक हितधारक को ये समझना चाहिए कि उसकी छोटी सी भूल की बहुत बड़ी सजा संस्थान को मिल सकती है। संस्थान है तो व्यक्ति, इसलिए अहम का त्याग और वयम का बोध पूरे कार्यकाल में, ऑफिस आवर में, या पूरे टेन्योर ऑफ द सर्विस में इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये प्रत्येक स्टेक होल्डर की उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल ऑब्लिगेशन है इसका। अगले बात जो ध्यान में आ रही है कि अपनी कार्य संस्कृति में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने पर बल देना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करने लग जाते हैं, फलाने जी हमको समझते नहीं, फलाने जी कैसे हैं, प्रधानाचार्य तो और ऐसे हैं, पूछना नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, और जब कभी इस प्रकार के सिम्टम हो तो समझ जाना चाहिए तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं संवादहीनता से दूर है, और इसलिए उसको बहुत स्नेह संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है। तो हमें से समझना चाहिए कि व्यक्ति पीड़ित, दर्द से पीड़ित है, दर्द के व्यक्ति शुरू पे हो रही, तो दर्द से पीड़ित व्यक्ति भी संस्थान का ही अभिन्न घटक है। उसके प्रति सहानुभूति और समानुभूति, सिंपैथी और इम्पैथी दोनों ही रखी जानी चाहिए। फिर यहाँ भी रिमाइंड कर रहा हूँ, जो व्यक्ति के लिए मैंने कहा था कि नफरत के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। मत दुखाइए दिल किसी का, किसी को भी कष्ट पहुंचाकर हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है। ये पंचलाइन के रूप में भी याद रख सकते हैं। ऐसा है कि हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतः वैयक्तिक संबंधों को संवारने की जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की होती है। खासकर उसकी ही अधिक होती है जो अधिक समझदार है, अधिक सशक्त है। प्रत्येक व्यक्ति स्नेह, सम्मान, सहयोग का भूखा होता है। व्यक्ति की इन नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके तो देखें, उसकी रक्षा करके तो देखें, विद्यालय तीर्थ बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए व्यक्ति स्व से ऊपर उठकर
कार्य करे और संस्था अपने हितधारकों का ख्याल रखे, फिर सभी खुशहाल होंगे। मानसिक स्वास्थ्य को फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसके लिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संपूर्ण संस्थान से जुड़े प्रत्येक हितधारक, एक बहुत गंभीर विषय है, एक माने व्यावहारिक सच्चाई है, इसको समझना चाहिए हम सबको। प्रत्येक हितधारक जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो लर्निंग के डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, यानी एक जैसी समझ सबकी नहीं होती ही नहीं, प्रकृति ने नहीं बना कर रखा है, तो इसको समझना पड़ेगा। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि वैयक्तिक अनुभूतियों का सम्मान नहीं किया जाए, ये ध्यान नहीं होना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। और इसके लिए बड़ा एक सरल सा उपाय अपनी संस्कृति में इस चीज को ठीक ठीक रखने के लिए बताया गया है। शील की अवधारणा हम लोग कहते हैं और इसलिए शीलम परम भूषणम की भी बात करते हैं। क्या है? बड़ों का लिहाज करना, बराबर वालों को सहयोग करना और छोटों को सुरक्षा प्रदान करना। अत्यंत सरल भाषा में शील का यही कंसेप्ट है, और इन तीनों को यथोचित सम्मान देना। अब इतना करने में क्या जाता है, इतना करना बहुत आसान है, और शील की इस अवधारणा के साथ गुजारी जा रही जिंदगी भला खुशहाल कैसे नहीं होगी, आप खुद ही बताइए। अंतिम बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बड़ा लग रहा होगा कि बहुत प्रवचनात्मक ये सेशन चल रहा है और यूटोपिया है, जीवन के सार सत्य होंगे लेकिन व्यवहार ही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में कम से कम हमारा स्कूल का जो परिसर है वो बिल्कुल इस प्रकार से रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी शिक्षक आचार्य जी अपने लिए निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन करें और बच्चों के लिए जो निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन आचार्य जी करवाएं, किंतु अहिंसक होकर ये काम होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। चीजें स्वतः ठीक होती चली जाएंगी। आपको लगता है कि प्रबंधन आपको समझ नहीं पा रहा है, संवाद कीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य मत खोइए, क्योंकि आप ठीक हैं, आपकी बात सुनी जाएगी ही, अपने पर भरोसा रखिए। नकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने वाले सभी स्रोतों से स्वयं को डिटैच करके रखिए, क्योंकि आपको बीमार करते हैं। उपयुक्त संगति नहीं मिल रही हो तो अकेले रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, क्रिया शोध में व्यस्त रहिए, एक्शन रिसर्च कीजिए, स्वयं के साथ समय बिताइए। योग कर्मसु कौशलम को अपनाइए, आपको देखकर दूसरे बदल जाएंगे। इसलिए इतनी सारी बातें थी। इसलिए दरअसल मनुष्य जो है अपने मन का प्रतिबिंब होता है। हम सभी we all are the reflection of our own minds. मन की निर्मिति निर्भर करती है मुख्य रूप से आनुवंशिकीय कारकों पर, जो हेरिडिटी फैक्टर्स, और परिवेश भी प्रभावित करता है, किंतु परिवेश का असर उतना गहरा नहीं होता जितना हेरिडिटी फैक्टर डोमिनेंट रहता है। इसलिए हम दोनों के पास में अगर गौर से देखें, हेरिडिटी फैक्टर को मिनिमाइज ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत वो सघन साधना मांगती है, और ऐसा बहुत आत्मबल संपन्न जीवट वाला व्यक्ति ही स्वयं को खंगाल पाता है आत्मनिरीक्षण करके। इसलिए अपने हाथ में होता है कि हम विद्यालय का वातावरण बना के रखें, अपने वर्क प्लेस का वातावरण इतना अच्छा बना के रखें कि कोई भी चाहे 2 पैसा कम में मिलता है लेकिन काम करेंगे तो यहाँ करेंगे। तो ये अपने हिस्से का माने हमारे लिए आसान संभव ये काम है, करना चाहिए। स्थूल रूप में संस्थान द्वारा तय आचार संहिता का अनुपालन मात्र भी वातावरण को इस योग्य बना सकता है जिससे किसी को अवसाद में रहने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं। अभी चूंकि हम लोग सीबीएसई से जुड़े हैं, सीबीएसई टॉक्स ऑफ इक्विटी एंड एक्सेलेंस, इसके लिए कमिटेड है, उसका विजन है, पेडागोजिकल विजन है।
तो इक्विटी और एक्सेलेंस के दो पोल्स के बीच में हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में आपके प्रधानाचार्य ने, हम सभी लोगों ने अपने स्कूल का एनुअल पेडागोजिकल प्लान भी तैयार किया था। उसमें चर्चा आती है स्कूल के विजन, मिशन, इथोस की। तो हमारी प्रबंधकारिणी समिति के लोग, पेरेंट्स या बच्चे, ये तीन भले न समझे, लेकिन प्रधानाचार्य जी के साथ आचार्य जी के पास ये दो ऐसे हैं जो ही दोनों मिलकर के स्कूल चलाते हैं, और यही दो लोग मिलकर के इस प्रकार का वातावरण सुनिश्चित करते हैं जिसमें बच्चे को लगता है कि स्कूल नहीं, ये बिल्कुल पैराडाइज है। तो इन दोनों का विजन एक होना चाहिए, मिशन एक होना चाहिए, इथोस की समझ एक होनी चाहिए, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो आपके इस विद्यालय को बिल्कुल स्वर्ग बनाने से रोक सके, संभव ही नहीं। इसलिए ऐसे वातावरण में हर एक बच्चा खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहेंगे और विद्यालय का विकास होगा, तो फिर आपका विकास कैसे नहीं होगा, ये बात समझ में नहीं आती मुझे। तो इसलिए अभी एपीपी जो आप लोगों ने तैयार किया होगा, उसमें जो विद्यालय के लिए जो निर्मित एक्शन प्लान है, उसमें आप लोगों ने स्मार्ट गोल्स लिए होंगे, स्मार्ट, SMART, पता कीजिएगा स्मार्ट का आशय क्या है, स्मार्ट गोल्स कौन कौन से लिए थे। उसको जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो विश्वास मानिए, अगर एक्शन प्लान का पद्धति मूलक रीति से क्रियान्वयन पर अगर बल दिया जाए, तो अगर हमारे किसी स्टेक होल्डर में मेंटल डिसऑर्डर हो भी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि वो धीरे धीरे इस वातावरण में दूर हो जाएगा, वैसा व्यक्ति हेल्दी हो जाएगा, वैसा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, वैसा अपना कोई कार्यकर्ता बनकर बीमार हो तो वो स्वस्थ हो जाएगा और त्रिविध तापों से मुक्ति मिलेगी। और वैसे भी विद्या के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स ऑफ लर्निंग हैं, तो मंदिरों का वास्तु बड़ा अच्छा होता है। मंदिर तो तीर्थ होते ही हैं, तो फिर मंदिर में कोई आए और वो त्रिविध तापों से मुक्ति का मार्ग ना मिले, उसको सूत्र न मिले, ऐसा संभव नहीं है। तो जरा इसको ठीक से पकड़े हम लोग। अंत में, इससे पहले कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं, मैं कुछ चीजों को शेयर करना चाह रहा हूं। आप सभी विद्वान लोग जुड़े हैं, मैं आप लोगों को इशारा कर रहा हूं कि कुछ किताबें हैं जिसको पढ़ना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखित, उन्होंने गायत्री परिवार के जो संस्थापक हुए, उन्होंने गायत्री महाविज्ञान लिखा है, वो 3 वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम नंबर 3 में 5 कोशों की पूरी व्याख्या उन्होंने की है, पूरा पढ़ जाइए। तो आज हमने जो थोड़ा सा संकेत दिया है, उसको आप अपने संदर्भ में आपके लायक जो प्रयोग उचित लगे आपको उस वहां से मिल सकता है, करने से मानसिक स्वास्थ्य रिस्टोर किया जा सकता है, सूत्र मिल जाएगा आपको। दूसरा है, एक जैन संत हैं आचार्य महाप्रज्ञ, उनकी लिखित पुस्तक है चित्त और मन, उसको भी पढ़ जाइए। चित्त किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, मन होता क्या है, उसको गहरी समझ आपको हो जाएगी तो मन को हैंडल करने की कला आएगी। क्योंकि हमेशा याद रखना है, मन से लड़ना नहीं है, हार जाइएगा, टूट जाइएगा। एक और पुस्तक है, बहुत सरल पुस्तक है, पता नहीं इधर तो हमको वर्षों से मिली, लेकिन हमने बचपन में पढ़ी थी, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित अंग्रेजी में पुस्तक है, बहुत सरल भाषा है। पुस्तक का नाम है श्योर वेज फॉर सक्सेस इन लाइफ, पढ़िएगा, उसमें विल कल्चर के बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए। गीता पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस का उत्तर कांड में जहां पर मानस रोगों का वर्णन है, केवल उतना भी पढ़िए, अमनन कीजिए। दीप त्रिवेदी हैं, उनकी लिखी पुस्तक है मैं मन हूं, इसको भी जरा पढ़ सकते हैं। इस तरह से ऐसे अनेक साहित्य भी होंगे, आप पढ़िएगा। आप लोग तो अपने मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए प्रभावी सूत्र और प्रयोग वहां मिलेंगे हम लोगों को, जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं।
गीता में हमने इसलिए चर्चा किया कि हम लोग ऐसे गीता सार में हम लोग तो गाते भी है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तब जाके योगो भवति दुखा की बात होती है। तो इसलिए वहां भी बहुत कुछ बताया गया है। और मन कुछ नहीं है ध्यान में रखने के लिए, मन तो नौकर है, माइंड इज जस्ट अ सर्वेंट। और मन को जो गाइड करता है या हमारा जो अस्तित्व है, उसके लिए हमारा चित्त उत्तरदायी है। इसलिए चित्त के प्रबंधन की बात करते हैं तो हम लोगों को योग का अवलंबन लेना चाहिए। योग चित्त वृत्ति निरोधा, पातंजल योग शास्त्र का भी अध्ययन करना इस मामले में लाभदायक सिद्ध होगा। दूसरी बात है कि कभी कभी जब प्रॉब्लम आए तो गहरी सांस लीजिए और रोकिए, ध्यान दीजिए, आते जाते श्वासों पर ध्यान दिए। प्रयोग है, इसको विपश्यना वाले लोग करते हैं। बिल्कुल प्रयोग में यह है कि आप जब कभी फुर्सत मिले बैठिए और ये ध्यान दीजिए कि आप नासाग्र पर आपकी दृष्टि है, आप आते जाते श्वास को देख रहे हैं, उसको स्पीड को नहीं रोक रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे, कल वॉचफुल है। आपकी मर्जी के बगैर सांस अंदर नहीं जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा, बस इतना ही ध्यान। इसका कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा क्या परिवर्तन आता है आपको। कुछ मैंने प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने मन को ठीक से रीड कर सकते हैं। मन का शांत रहना आवश्यक है। एक बाल्टी में पानी भरा हो, जब शांत रहता है पानी तो पेंदी दिखती है, पानी को झकझोर दिए तो पेंदी नहीं दिखती। तो मन को उद्विग्न करने के जितने सारे कारण है, इसकी चर्चा गीता के 4थे अध्याय में विषयाध्याय तो विषयांत पुंसा वाले श्लोक में आई है। उसको देखना चाहिए, उसको 4 पंक्तियों को पढ़िएगा। इसलिए हमने केवल गीता कह दिया, तो जहाँ जहाँ वो सारे संदर्भ हैं पढ़ने से वो सारे सूत्र हमको मिलेंगे जिससे हम लोग अपने मन पर विजय पा सकते हैं, या उसको नियंत्रित करके उसको कहीं सही जगह पर लगा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और रही बात, फिर से याद दिला रहा हूँ, हारना नहीं है। हम लोग भगवान के बेटे हैं, भूल न जाए भगवान के बेटे हैं तो भगवान जैसा कैरेक्टर। तो रोज नहाते धोआते हैं, शरीर के बाहरी अंगों की सफाई होती है, मन की भी सफाई होनी चाहिए। हम लोग भजन तो गाते हैं, मन का आंगन हमने बुहारा नहीं कैसे आएंगे भगवान। तो क्या इस गीत का सिंबॉलिक मीनिंग पर भी ध्यान देंगे हम लोग। अंत में जो बातें हैं मैं आपको वहाँ भेज दूंगा, क्योंकि समय काफी लगता है हो रहा है। तो देखिए, हमसे है हमारी दुनिया, इसलिए हमको ध्यान में रखना होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी दुनिया मिली। आज जो हम हैं वो इसलिए है, कल हमने ऐसा सोचा था इसलिए आज हम चाहते हैं कि हमारा भाग्य बदले, नीति बदले। बस सोचना, विहित चिंतन की आवश्यकता है, चीजें बदल जाएंगी। वो सब कुछ हमारे हाथ में। हमने कुछ जिन चीजों की चर्चा की, कुछ और चीजों की चर्चा में रोक देना चाह रहा हूँ समय के चलते, लेकिन वो सारी चीजें आप तक PDF के रूप में पहुंच जाएंगी, मैं भेजने वाला हूँ। तो अंत में हम सभी युगानुकूल विहित परिवर्तन के लिए, क्योंकि हम सभी को सेंटर ऑफ चेंज बनना है। हम लोग हैं भी जहाँ हैं, महसूस किए होंगे उस दृष्टि से, तो देखे हुई है कि आपके चलते आपका समाज बदल रहा है, परिवार बदल रहा है। तो हम लोगों को परिवर्तन का वाहक बनना है, उसके जीवंत केंद्र बनना है। इससे हमारा विद्यालय, हमारा पड़ोस, हमारा समाज और प्रकारांतर से हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। और तब जो पॉजिटिव चेंजेस जो आएंगे उसके बेनिफिशियरी हम भी बनेंगे। तो आप सभी अपनी जानकारी को और संबंधित करें, बढ़ाएं और जरूरतमंद को आप भी पहुंचाएं। ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इस अवसर के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं और त्रिविध तापों से शांति की कामना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आचार्य जी। हरिओम आचार्य जी, रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो है श्रीमान जी।
आपने जो है इतना अच्छा जो है यह सेशन जो है हम लोगों का थोड़ा भी एकदम लगा कि हम लोग जो है सेशन में है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे सामने सम्मुख हम लोग जो है और सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी को। अच्छे लोगों को अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए क्रेडिट गोज टू यू। आपके अंदर में बैठे हुए भगवान परमपिता परमात्मा को प्रणाम। सभी वही है। यहाँ जो बैठी आत्माएं हैं, हमारी उम्र यहाँ 55 साल की हो सकती है या कुछ कम हो सकती है, लेकिन जिनसे बात हो रही है उस आत्मा की उम्र सदियों सदियों पुरानी है। बात यही है, जब हम लोग उस दृष्टि से देखते हैं तो फिर कहीं वैर भाव नहीं आता है, कहीं कुछ फर्क ही नहीं समझ में आता है, किससे हम लड़ रहे हैं, किससे झगड़ रहे हैं। इसलिए हम पूरा पीपीटी में भेज दे रहा हूँ आपको, ताकि हमारे जो भी टेक्स्ट मैटर है सब तक पहुंच जाए। कभी उल्टे पलटेंगे लोग, कुछ ऐड करेंगे, जो भी आगे के भविष्य में जिनके माध्यम से कहीं विचार आगे फैलने वाला होगा फैलेगा। तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, हाँ जी जी, हाँ पूछिए। सजेशन अगर जो है देना हाँ कुछ, हाँ तो थे चाहते हैं। मैं बता दूं कि मैं बहुत टेक्निकली एडवांस नहीं हूँ। रवि जी सर के लोगों से कुछ सीखते रहता हूँ, अभी तक स्क्रीन शेयरिंग नहीं करने आया। और बीच में यहाँ हो भी रहा था तो माइक्रोसॉफ्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग कर दिया, इसलिए शेयर नहीं हो सका। तो इसलिए मैं सबको पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूँ इसको। जी ठीक है, लगता है कि मेरे पास कोई ये नहीं है। हम लोगों को भी इन हाउस ट्रेनिंग है 3 बजे से, तो जी यहाँ भी ठीक है। बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद रिसोर्स पर्सन महोदय, आप जो है स्थान छोड़ सकते हैं। सभी लोगों से आग्रह कि आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है लिंक भेजा जा रहा है, अटेंडेंस लिंक, आप सभी उसे मार्क करेंगे और सीरियल नंबर भेजा जाएगा, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही उसे मार्क करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।